हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजयनगर से जुड़ी अन्य जानकारी। अभी तक आपने ये जाना था वहाँ के राजवंशों के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था वहाँ के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय के बारे में, फिर हमने बताया वहाँ की सिंचाई व्यवस्था और आपको वहाँ की बाजार के सॉरी माफ कीजिएगा व्यापार के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्थापत्य कला से जुड़ी जानकारी, जिससे विजयनगर की तुलना डेमिंगोस पेज ने इटली से किया था और क्यों किया था इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम पहले बताएंगे महानवमी डिब्बा। डेमिंगोस पेज ने महानवमी डिब्बा को विजय भवन कहा है। डेमिंगोस पेज ने जब महानवमी डिब्बा को देखा तो उसको उन्होंने विजय भवन की उपाधि दी, यानी उनको कहने का तात्पर्य था कि यह जितनी बड़ी मंच बनी थी इसे देख कर लगता था कि हाँ वाकई ये विजय भवन है। यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एवं विशाल मंच था। जो यह महानवमी डिब्बा बनाया गया था वो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया था और विशाल बनाया गया था। इस महानवमी डिब्बा की ऊंचाई 40 फीट थी, यानी इस महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी थी 40 फीट, और क्षेत्रफल लगभग कितना था 11,000 वर्ग फीट में यह फैला हुआ था। यानी महानवमी डिब्बा को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई यह एक विजय भवन का ही स्वरूप था। फिर आता अगला पॉइंट, इसका प्रयोग महानवमी पर्व के दौरान होता था, इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ गया। यानी महानवमी डिब्बा क्यों पड़ा, इसका एक सबसे पहला प्रमाण यह मिल जाएगा कि इसका प्रयोग महानवमी पर्व, जैसे कि आज के डेट में जैसे दुर्गा पूजा पड़ता है, जो महानवमी त्योहार मनाया जाता है, उसी दौरान यह मंच का प्रयोग किया जाता था विशेष अनुष्ठानिक के लिए, इसीलिए इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ गया। ऐसे अनुष्ठान कराने से विजयनगर के शासक अपने रुतबे को दर्शाते थे। यह अनुष्ठान जब होता था तो यह मालूम चलता था कि उस शासन काल में शासक का जो रुतबा है काफी बड़ा है, तभी इतनी विशाल अनुष्ठान का आयोजन कर सकता है, और यह किया है। इस महानवमी डिब्बा में एक के ऊपर एक मंच बने हुए, यानी 2 तल्ला मंच बना हुआ था इसपे। अब आता है कमल महल। विजयनगर की महानवमी डिब्बा के पास दूसरा स्थापत्य कला उसका क्या था, कमल महल। विजयनगर की एक सुंदर इमारत कमल महल थी। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह थी, इसीलिए इसका नाम कमल महल अंग्रेजों ने कब रख दिया, 19वीं शताब्दी में रख दिया। यह एक परिषदीय सदन था। परिषदीय सदन का अर्थ होता है एक परिषद सभा लगता था जिसमें राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ, परामर्शदाता का अर्थ होता है सलाह देने वाला, सलाहकारों के साथ मिलकर विचार किया करते थे, शासन प्रणाली को कैसे चलाना है, चाहे गुप्तचरों से मिला करते थे। इसलिए इस कमल महल का निर्माण किया गया था। इसके समय में एक हाथियों का अस्तबल बना हुआ था जो कि लंबाई में एक विशाल इमारत थी एवं स्थापत्य कला का एक प्रमुख नमूना था। यानी यह अस्तबल जो हाथियों के लिए बना था, यह कमल महल के सुंदरता को और ही सोहबर बना दिया करता था। यानी कहा जा सकता है कि 2 कड़ी आप देख कर यह मालूम कर सकते हैं कि विजयनगर का जो स्थापत्य कला था कितना बेजोड़ था। अब आता है मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। उस समय विठल मंदिर यानी विष्णु जी का एक मंदिर का स्थापना किया गया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। कृष्ण देव राय और अच्युत देव राय के शासनकाल तक चला हुआ है। यानी विठल मंदिर का निर्माण कार्य देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ और कृष्ण देव राय एवं अच्युत देव राय के शासनकाल तक चला। यह मंदिर 500 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ी एक 4 दीवारी से घिरा हुआ था। जैसे बाउंड्री कराया जाता है ना, उसी प्रकार इस मंदिर को चारों तरफ से 500 फुट लंबे और 300 फुट चौड़े तरीके से इसे घेर दिया गया था। इसमें गोपुरों से युक्त 3 प्रवेश द्वार है। यानी गोपुरों मतलब होता है गोपुरम एक बनाया जाता है प्रवेश द्वार, यानी गोपुरमों के जरिए, जैसे कि मान के चलिए किसी भी घर का पहला जो गेट होता है ये गोपुरम हो गया, उसी के अंदर जब जाइएगा तो बहुत सारे रास्ते होते हैं कमरे में जाने का। उसी प्रकार इस मंदिर में गोपुरमों के युक्त 3 प्रवेश द्वार थे। मुख्य मंदिर मध्य भाग में स्थित था, यानी मंदिर जो था वो मध्य भाग में स्थित था, जो कि विठल रूपी विष्णु मंदिर है। इसके 3 भाग थे। पहला पॉइंट, सामने की ओर खुला स्तंभ हॉल, जिसको महामंडप कहा गया है। यानी जो सामने की ओर खुला स्तंभ हॉल था उसको कहा गया है महामंडप। मध्य भाग में स्थित एक बंद हॉल था जिसको अर्ध महामंडप कहा गया, और इसके पृष्ठ भाग को गर्भगृह कहा गया है। यानी इसके पृष्ठ भाग को क्या कहा गया है, गर्भगृह। पॉइंट अगला आता है कि मंदिर के बाहरी दीवारों को नीचे से लेकर ऊपर तक तांबे के पत्थर चढ़ाए गए थे। यानी मंदिर के बाहरी दीवारों पे नीचे से लेकर ऊपर तक क्या चढ़ाए गए थे, तांबे के पत्थर चढ़ाए गए थे, और छत पर बड़े बड़े जानवरों को चित्र बने हुए थे। मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत स्तंभों पर 2500 से लेकर 3000 दिए रात्रि को जलाए जाते थे, जिससे यह मंदिर और ही सुंदर लगता था। यानी कहा जाए तो मंदिर की सुंदरता जो है इस दिए के जलाने से और बढ़ जाती थी। मंदिर के बाहर एक आंगन में सूर्य देवता के लिए ग्रेनाइट पत्थर का निर्मित रथ बने हुए। इन पत्थर के रथों को पहियों को आज भी घुमाया जा सकता है। यानी जो ग्रेनाइट का जो रथ बना था पत्थर का, जिसे आज भी घुमाया जा सकता है, इसका प्रमाण आप 50 के नोट में भी देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप
बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें जो रथ को खींच के लाया जाता है यही रथ होता है, इसी प्रकार की रथ होती है। यानी कहा जा सकता है कि विठल मंदिर जो था विजयनगर साम्राज्य की सबसे बेहतरीन मंदिर था, जिसकी स्थापत्य कला में इसका बहुत ही योगदान रहा है। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर। अभिलेखों के जरिए यह मालूम चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में की गई थी। यानी अभिलेख यानी उत्खनन के जरिए हमें यह मालूम होता है कि यह मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं सदी में की गई थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुआ तो इसको बड़ा बनाया गया। मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना है उसे कृष्णदेवराय ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में कराया था। यानी कृष्णदेवराय का जब राज्य अभिषेक हुआ, राज्यरोहण का मतलब होता है राज्य अभिषेक, यानी जब वो राजा बने, राज्य अभिषेक हुआ तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया था। यह मंदिर नगर के केंद्र में स्थित है। नगर के केंद्र मतलब नगर के बीचों बीच स्थित था। अब आता है गोपुरम और राजभवन। गोपुरम यानी प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ये गोपुरम अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे ताकि इसे न कोई तोड़ सके, न ही कोई चीज इसे मतलब तड़प कर हम अंदर जाके किसी प्रकार का मंदिर का नुकसान पहुंचा सके, इसलिए गोपुरमों को अत्यधिक विशाल और ऊंचा बनाया जाता था। ये सम्राट की ताकत और शौर्य को दर्शाता था। विजयनगर का राजभवन यहाँ के स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। यानी देखा जाए तो विजयनगर के राजभवन जो था वहां के स्थापत्य कला का काफी बेजोड़ उदाहरण था। इसमें राजा का दरबार हॉल एवं राज सिंहासन था। यानी इसमें राजा का एक दरबार हॉल होता था और साथ ही राज सिंहासन होता था। सिंहासन मंच को विजय भवन के रूप में जाना जाता है, जिसे कृष्णदेवराय ने गुजरात के उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्र को पराजित करने के बाद बनवाया था। राजघराने में 1 लाख से लेकर 20,000 सेवक काम करते थे। इससे यह मालूम चलता है कि राजभवन कितना विशाल था, जो स्थापत्य कला में अपनी अहम भूमिका निभाई है। राजभवन की दीवारों पे फूल, पत्ती और मनुष्य की सुंदर आकृति बनी हुई थी। अब बात आता है हम्पी की बाजार। अभी तक हमने पढ़ा स्थापत्य कला को लेकर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हम्पी यानी विजयनगर का स्थापत्य कला के बारे में लिखे तो आप ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख सकते हैं। और बाजार के बारे में पूछे तो हम्पी के गलियों में व्यापारी रहा करते थे। यानी हम्पी की जो गलियां थी उस गलियों में व्यापारियों का जमावड़ा हुआ करता था। इनके पास सभी प्रकार के मणिके, हीरा, पन्ना, मोती, वस्त्र मिलते थे। यानी इनके पास हर तरह के रत्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ हर शाम को एक मेला लगता था जहाँ पे घोड़े, टट्टू, नींबू, संतरा, अंगूर, लकड़ी, साथ ही साथ विजयनगर में चावल, गेहूं, मक्का, मूंग, काला चना, सेम, जौ, कटहल, सब फल और सब्जियों का अनाज का क्या था? भंडार था। लोग मांस के भी बड़े शौकीन थे, जिसमें वो भेड़, बकरी, सुअर, तीतर का मांस खाया करते थे और खरगोश, कबूतर, बहुत ऐसे पशु पक्षी थे जिनको ये पाला करते थे। अतः इन तथ्यों से हमें यह स्पष्ट होता है कि विजयनगर का स्थापत्य कला कितना अच्छा था, उसका बाजार कैसा था। थैंक यू।